अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमायत नहम के सब्जेक्ट उर्दू पढ़ेंगे। इसमें हमारा उन्वान है मिर्ज़ा गालिब की आदात व खसाइल। इस उन्वान के तहत ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का तारुफ पढ़ चुके हैं, उसकी वीडियो जारी हो चुकी है। ये हमारा आज सेकंड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा गालिब के आदात व खसाइल। इसके सफ़ा नंबर 8 की तशरीह प्लस मानी पढ़ेंगे, क्योंकि 9th क्लास बेटा जब बोर्ड में आपको क्वेश्चन आता है तो इसके हवाले से, कहानी के हवाले से आपको MCQs आते हैं, आपको सवाल आते हैं, उसके अलावा आपको लिखने के लिए खुलासा आता है। इसलिए आपको पैराग्राफ की तशरीह आती है। ये 4 जो अभी मैं आपको तशरीह करवाने लगी हूँ बोर्ड के पेपर में, आपको इस तशरीह से मुतल्लिका ये 4 सवाल आते हैं जिनको आपने हल करना है। अल्फाज मानी आते हैं, वो तशरीह के साथ ही आते हैं, तशरीह प्लस मानी के कंबाइन आते हैं। तो इस वजह से आपने बड़े गौर से तशरीह सुननी और उसके बाद अपना रजिस्टर खोल के, अपनी किताब खोल के आपने तशरीह लिखने की अपनी मशक करनी है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने मिर्ज़ा गालिब के आदात व खसाइल लिखे। कल जैसे कि पहली वीडियो में हम बता चुके हैं कि मिर्ज़ा गालिब जो थे वो उस्ताद शायर थे और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के उस्ताद थे शायरी के हवाले से। वो उनसे शायरी की इस्लाह लेते, शायरी के मुतालिक उनसे पूछते, अपनी शायरी जाकर उनको चेक करवाते। एवं मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की जो शायरी में दागबेल उन्होंने डाली थी उसमें सारी की सारी इस्लाह मिर्ज़ा गालिब से ली। उन्हीं के मुतालिक, उन्हीं की पर्सनैलिटी के मुतालिक, ज़िंदगी के मुतालिक उन्होंने फिर किताब लिखी। उस किताब में से ये छोटा सा एक कथा लिया गया है जिसे आपकी किताब में 9th क्लास में शामिल किया गया है। अब हम इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। अल्फाज के मानी पहले मैं दोहरा लूँ ताकि जब आप तशरीह पढ़ें तो आपको अल्फाज के मानी समझ आए। लफ्ज़ कुशादा, कुशादा का मतलब होता है खुला और चौड़ा। पेशानी, पेशानी से मुराद होता है माथा। इश्तियाक, शौक, आरजू, तमन्ना। बाग बाग होना, खुश होना। मिल्लत, कौम। मेहर मोहब्बत, दोस्ती और प्यार। मरवत, मरवत होता है लिहाज, लिहाज करना, मरवत से पेश आना। बैरन से मुराद होता है बगैर टिकट के खत। इस्लाह, इस्लाह से मुराद होता है दुरुस्ती। अखीर, अखीर से मुराद होता है आखिरी। बदरजा गायत, बदरजा गायत से मुराद होता है गर्ज या मतलब। बाय हमा गुफ्तगू करते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बल्कि या इसकी बजाय। कसीदा, कसीदा का मानी है तारीफ करते हुए शायरी करना। कलील, कलील का मतलब होता है कम। मुखलिस, मुखलिस से मुराद होता है इखलास व मोहब्बत वाला। बिसात से मुराद है औकात या पहुंच। गदर, गदर से मुराद है बगावत और या तबाही। सकीम से मुराद है बुरी हालत। छीन से मुराद होता है हल्की किस्म का कपड़ा, जो हम कपड़े पहनते हैं कि ये रेशम का है, ये छींट का, ये किस किस्म का कपड़ा है। फरगल, फरगल से मुराद होता है लिबास का स्टाइल, कि हम किस स्टाइल में ये छींट का फरगल सिलाई करवाने लगे, फ्रॉक सिलाई करवाने लगे, पैजामा सिलाई करवाने लगे। जो फरगल है वो उसका स्टाइल है लिबास का। अमायत से मुराद है अमीर खानदान। गर्दिश रोजगार से मुराद है ये वो है मुरक्कब है, इससे मुराद है हालात का बिगड़ना। फराख, खुला, साइल मांगने वाला, आंख से ना सूझे, दिखाई ना दे। ये हमारे अल्फाज मानी हो गए। अब हम तशरीह पढ़ेंगे। मिर्ज़ा गालिब के इखलाक नहायत वसी थे। जैसे कि हमने अंदाज़े तहरीर देखा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का कि वो मुख्तसर और बरजुस्ता जुमले इस्तेमाल करते हैं। उनकी शायरी अगर पढ़ी जाए या उनकी तहरीर पढ़ी जाए, नसर पढ़ी जाए, तो हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये 1-1.5 सदी पहले ये तहरीर लिखी गई है। हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये आज की ही तहरीर है। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे। वसी से मुराद, अखलाक से पहले मुराद लोगों से मिलना जुलना, उनका हुस्न सलूक।
दूसरा जब उनके साथ पास आता है तो उनसे किया जाने वाला सलूक, उसके साथ की जाने वाली उनकी जो डीलिंग है उसको वो कहते हैं वो नहायत वसी है। वसी से मुराद क्या है कि बहुत खुले, हमेशा खंदा पेशानी से मिलते, हमेशा मुस्कुरा के खुश होकर दूसरे से मिलते, दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने का एहसास रखते। वो हर शख्स से जो उनसे मिलने जाता था बहुत कशादा पेशानी से मिलते। कशादा पेशानी से मुराद है कि मुस्कुराते हुए चेहरे से, खुले हुए पेशानी से मुराद है कि चेहरे पर माथे पर बाल ना डालते, बल्कि कुशादा पेशानी यानी खुले और खुश दिली से उनसे मिलते। जो शख्स एक दफ़ा उनसे मिलता उसे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता था। इससे मुराद क्या है कि इतनी खुशी हलाकी से मिलते कि उन्हें पूरे बड़े शरीर से लोग मिलने आते थे। उनके दोस्त दूर दूर तक फैले हुए थे जिनके साथ उनकी बच्चों खतो किताबत रहती थी। मौलवी मिर्ज़ा गालिब जो है वो अपने खतूत की वजह से बहुत मशहूर है। उनके खतूत बाद में छापे गए और जब उनके खतूत छापे गए तो उसमें बड़े सगीर की उस वक्त की तारीख हमें मिलती है और उसमें हकीकी जो वाक़यात हैं वो मिलते हैं कि दिल्ली में आखिर हुआ क्या था अंग्रेज़ों के दौर में। तो जो शख्स एक दफ़ा उनसे मिलता वो उनसे मिलने का इश्तियाक रखता, ख्वाहिश रखता, दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते। बाग बाग से मुराद क्या, बहुत खुश होते। कोई उनके घर आता तो उसे ऐसे लगता कि जैसे मैं कोई बहुत ही VIP गेस्ट हूँ। इतनी खुशी से उससे मिलते कि उसका दोबारा भी मिर्ज़ा गालिब से मिलने को दिल करता और उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते। आप पढ़ें कि एक एक जुमले में हकीकत के अल्फाज और उन्स और मोहब्बत के अल्फाज टपक रहे हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के कहते हैं कि जो उनसे मिलने आता उनकी खुशी में खुश होते और गम में गमगीन होते, ताकि आने वाले को ये ना लगता कि मैं सिर्फ ड्राइंग रूम में, मैं सिर्फ हाल में इधर उधर में बैठकर मैं चला जाऊंगा, मैं जिसके घर आया हूँ उसको तो मेरी कदर नहीं, बल्कि वो खुशी से जाता और दोबारा भी आने की ख्वाहिश रखता। इसलिए उनके दोस्त हर मजहब और मिल्लत के, कि उनके दोस्त सिर्फ शोरा नहीं थे, वो शायर थे मिर्ज़ा गालिब, तो उनके दोस्त सिर्फ शायर हजरात नहीं थे बल्कि उनके दोस्त हर तबका फ़िक्र से थे, वो हर मजहब से थे, सिर्फ इस्लाम या सिर्फ क्रिश्चियनिटी से नहीं, हर मजहब से। चूँकि बरसगीर में मिले जुले तमाम मज़ाहब मौजूद थे और हर मिल्लत के थे। मिल्लत से मुराद हर कौम के, ऊंची नीची, बंगाली, पंजाबी, सिख, हिंदू, हर कौम से उनके दोस्त थे। ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। उन्होंने खुद भी कलकत्ता का सफ़र भी वो लिखते हैं अपने खतूत में, वो खुद भी सफ़र करते और दूर दूर से लोग सफ़र करके उनके पास आते भी और ख़ास तौर पर वो खतूत लाजमी भेजते और जब किसी का ख़त आ जाता तो उसका जवाब देना अपने ऊपर फर्ज़ ऐन समझते। हर एक खत का जवाब लिखना अपने ज़िम्मे फर्ज़ ऐन समझते कि अभी किसी का खत आ गया, जब तक मैं उसका जवाब लिखकर उस तक पहुंच ना जाएगा मेरी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। इनका बहुत सा वक्त दोस्तों को जवाब लिखने में सर्फ होता था। अब जो उन्होंने अपने दोस्तों से बेटा खत जो दोस्तों को लिखे वो बड़े अहम खत है। उसमें हमें बरसगीर की तारीख मिलती है, ख़ास तौर पर दिल्ली की तारीख मिलती है कि दिल्ली के मुसलमानों के साथ क्या क्या जुल्म हुए, उस वक्त उन पर क्या पाबंदियां अंग्रेज़ों की तरफ से लगीं। उन खतूत के जवाब लाजमी लिखते। बीमारी और तकलीफ की हालत में भी वो ख़तों के जवाब लिखने से बाज ना आते थे। जितनी चाहे बीमारी होती, जितनी चाहे मसरूफियत होती। अब एक उस्ताद शायर है, उसने जब शायरी की इस्लाह देनी, किसी की तरफ से उसे किताब आ गई किसी दोस्त की बरसगीर के किसी हिस्से से कि ये मेरी किताब छपने वाली है, तो मिर्ज़ा गालिब साहब आप इसमें से इस्लाह करें, इसमें जो गलतियाँ हैं वो निकालें और फिर मैंने ये छपने के लिए देनी है। तो आप बेटा खुद सोचें कि उस किताब की इस्लाह में कितना वक्त लगेगा। एक एक शेर को वज़न के हवाले से, हैत के हवाले से, उसके हिसाब के, लाख के, उस हर हवाले से उसे जो है ना वो देखना है। उसमें उसका बनावट, उसकी इंजीनियरिंग अशार की सारी देखनी है कि क्या उसमें बनावट दी गई है, उसके काफिया रदीफ क्या है, उसमें उन्होंने सन्नतें कौन कौन सी इस्तेमाल की हैं। यानी इस्लाह देने वाला जो होता है वो उस्ताद शायर होता है और वो लिखने वाले से ज़्यादा मेहनत उसकी इस्लाह पे करता है। तो कहते हैं कि उनके ज़रूर वो दोस्तों वो हाथों के जवाब लाजमी देते, वो दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल ना होते थे। तंग दिल ना होने से मुराद ये है कि दोस्त जब उन्हें ख़त लिखते तो फरमाइशें क्या होती थी, यही फरमाइशें होती थी कि मैंने एक गज़ल लिखी है, मैंने 2 गज़ल लिखी है, इसमें इसकी इस्लाह लाजमी दे। गज़लों की इस्लाह के सिवा और तरह तरह की फरमाइश
اور ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے جن سے ان کو بڑا پیار تھا. خالص اور مخلص سے مراد ہے بڑا پیار تھا ان سے، اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے. تکمیل ان کی خواہش بھی لازمی پوری کرتے تھے جو وہ خواہش لکھتے. بعض اوقات ایسی ہی کوئی خواہش کر دی کہ موسم بہار آ گیا تو اس پہ نئی جو ہے نا وہ شاعری ہمیں لکھ کر دیں، یا ہم فلاں مشاعرے میں جا رہے ہیں تو ہم وہاں پر مرزا غالب کے دوست کہلاتے ہیں اور لوگ ہم سے نیا آپ کا کلام سننا چاہ رہے ہیں تو وہ ہمیں لکھ کر بھیجیں. اس طرح کی ان کی فرمائشیں دوستوں کی ہوتی، ان کی تکمیل یعنی اس کو مکمل کرتے. لوگ ان کو اکثر بیرن خط بھیجتے. بیٹا بیرن خط سے مراد ہے ایسا خط جس پر ٹکٹ نہ لگی ہو. اب لوگ انہیں بیرن خط بھیج دیتے، وہ خود ٹکٹ کے جب ڈاکی آتا ہے بیرن خط لے کے پھر وہ اس ٹکٹ کے ڈبل پیسے وصول کرتا ہے جس کو بیرن خط آیا ہو، اور اکثر ہی بیرن ان کو خط آتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کی قیمت بھی خود ادا کرتے ہیں، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا اور کبھی وہ اس سے ناراض نہیں ہوتے بلکہ خوش ہوتے کہ لوگوں نے مجھے یاد کیا ہے اور مجھے خط بھیجا ہے. اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے. اب آخر عمر میں ان کی بھی حالت آمدنی ان کی بہت قلیل ہو چکی تھی، اس لیے اکثر جو ان کے دوست تھے، جو امیر دوست تھے، وہ کہتے کہ مرزا غالب سے ہماری جو خط و کتابت ہے وہ رکے نا، تو وہ ٹکٹ اندر رکھ کر بھیجتے. اس بات پر وہ ناراض ہوتے کہ مجھے کیوں انہوں نے ٹکٹ رکھ کر بھیجا ہے. مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائب تھا. یہ دوسرا پیراگراف ہے ہمارا. اس میں کیا کہہ رہے ہیں مرزا مولانا الطاف سے حالی مرزا غالب کے متعلق. وہ کہہ رہے ہیں کہ مروت اور لحاظ سے مراد ہے پیار اور محبت، دوسرے کا لحاظ. دوسرے نے اگر کوئی بدتمیزی کر دی ہے، کوئی غلط بات کہہ دی ہے، کوئی سخت الفاظ کہہ دی ہے تو اس کو اس انداز سے نہیں بات کرتے. اپنا ان کا انداز تھا بات کرنے کا، انداز تکلم تھا، اور ہمیشہ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائب یعنی بہت زیادہ تھی. اگر کوئی شخص باوجود کے آخر عمر، باوجود کے اب الفاظ متروک ہو چکا ہے، ترک ہو چکا ہوا ہے، اب ہم یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے، لیکن یہاں باوجود کے اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے. اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے سے مراد کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ اب گھبراتے تھے. اب ان سے اتنی دیر بیٹھا نہیں تھا جاتا، اتنی دیر اصلاح دی نہیں تھی جاتی. بائیں ہما کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے. قصیدہ اور غزل کسی نے اپنے انداز میں وہ غزل لکھ دی ہے، قصیدہ لکھ دیا، اس میں پتہ نہیں اس نے وزن کا خیال رکھا ہے، اس میں ردیف قافیے کا خیال رکھا ہے، موضوع کے مطابق نیچے جو ہے نا وہ جس موضوع پہ اس نے نظم لکھی ہے یا غزل لکھی ہے جس حوالے سے، وہ اس سب کو وہ دیکھتے اور اصلاح لازمی دیتے، سمجھتے یہ میرے پہ فرض عین ہے. ایک صاحب کو لکھتے ہیں جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت، احباب ہے دوست، احباب کی خدمت بجا لایا. اب وہ ان سے فرمائش کر دیتے ایک چند منٹ میں، یہ چند گھنٹوں میں بیٹھ کے غزل لکھ دی ہے، اب بھیج دی ہے کہ اب اس کو کریکٹ کریں. اب جو استاد شاعر ہے جب اس نے اس سے ایک کسوٹی پر شاعری کی کسوٹی پر اس نے جب پرکھنا ہے تو اس کو وقت زیادہ لگنا ہے، تو کہتے ہیں احباب کی خدمت بجا لایا، دوستوں کی میں نے خدمت کی اور اوراق کے اشعار دیکھتا رہا، آپ کی شاعری کے ورک دیکھتا رہا، کوئی ایک دو ورک نہیں، اوراق کے اشعار کے ورک دیکھتا رہا اور اصلاح دیتا رہا، اس میں درستگی کرتا رہا. اپنا آنکھ سے اچھی طرح سوجے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے. اب میری طبیعت وہ اپنے خطوط میں لکھتے کہ اب اتنی بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ خراب رہنے لگی ہے کہ میرے ہاتھ اب کانپتے ہیں، وہ اصلاح دینے ایک حوالے سے اتنا لکھا نہیں جاتا، میری نظر کمزور ہو گئی ہے، اب مجھے اتنا نظر نہیں آتا، اس کے باوجود میں نے آپ کی خدمت بجا لایا ہوں. آگے ہمارا تیسرا پیراگراف ہے. اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، آمدنی سے مراد ہے ذریعہ معاش، پیسے کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ بہت قلیل تھی، بہت ہی تھوڑی تھی، مگر حوصلہ فراخ تھا، مگر حوصلہ بہت زیادہ تھا. آمدنی بیٹا کیسے قلیل ہوئی کہ وہ نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کے پاس کافی جائیداد تھی، لیکن انگریز نے یہ چال برصغیر میں کھیلی کہ جن نوابوں کے پاس جائیداد ہے اور وہ خاص طور پر شاعری میں یا ان کاموں میں مصروف رہتے ہیں، وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو آپ اپنی جائیداد ہمیں دے دیں، ہم مہینے کے مہینے آپ کو پینشن دے دیا کریں گے. یہ ہیلے بہانے کر کے انہوں نے ان سہل پسند، میں تو سہل پسند کہوں گی، سہل پسند نوابوں سے ان کی جائیدادیں لے لی، کچھ دیر تک پینشن
दी और उसके बाद पेंशन का भी कोई अता पता नहीं, और इस तरह उनकी जायदादें छीन कर वो मालिक बन बैठे अंग्रेज। तो कहते हैं कि उनकी आमदनी बहुत कलील थी मगर हौसला फराख था, हौसला फराख था। अखराजात वो उसी तरह करते थे जैसे पहले नवाब एक अमीर नवाब होने के तौर पर किया करते थे। साइल उनके दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाता था। खाली हाथ से मुराद है कि कोई मांगने वाला, कोई सवाल करने वाला आया, उसे लाजमी देकर भेजते, चाहे अपने घर में कुछ है या नहीं। उनके मकान के आगे अंधे, लंगड़े, लूले और अपाहिज मर्द औरत पड़े रहते थे कि और कुछ नहीं तो खाना तो मिलेगा, कि जो कुछ अंदर पकेगा उसमें से हमारा हिस्सा लाजमी होगा। गदर के बाद, गदर से मुराद है बगावत हिंद जो थी 1856 और 57 की थी, जिसके बाद मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर हार हुई थी और अंग्रेज और हिंदू दोनों मिल चुके हुए थे और उन्होंने मुसलमानों का जीना बिल्कुल समझे कि दोबर कर दिया हुआ था। तो कहते हैं गदर के बाद उनकी आमदनी कुछ ऊपर 150 रुपये माहवार हो गई थी कि वो लिखते थे, किताबें छपती थी, उसकी रॉयल्टी नहीं आती थी और खाने पीने का खर्च भी कुछ लंबा चौड़ा नहीं था। वो इस वजह से नहीं था कि औलाद उनकी थी नहीं, बच्चे उनके जो होते थे वो फौत हो जाते थे कम उम्री में। एक बेटे को लेकर पाला था, उसकी शादी की, वो भी अपनी फैमिली के साथ अलग रहने चला गया। दोनों मियाँ बीवी रहते थे। उस हवाले से बीवी के बारे में लिखने में और पढ़ने में आया कि वो 5 वक्त की नमाजी और बहुत परहेजगार औरत थी और खिदमत करने वाली बीवी थी। तो कहते हैं कि उनका खर्च इतना ज़्यादा नहीं था खाने पीने का, मगर वो गरीबों और मुहताजों की मदद अपनी बिसात से ज़्यादा करते, अपनी औकात से ज़्यादा करते, अपनी पहुँच से, अपने जो उनके पास जो जरिए थे, ज़राए थे आमदनी के, उससे ज़्यादा करते, इसलिए अक्सर तंग रहते। अब जो कुछ हाथ में होता वो बांट देते और खुद अपनी जब बारी आती तो तंग रहते, उनके हालात तंग हो जाते आमदनी के हवाले से। मिर्जा अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिश रोजगार से बिगड़ गए थे, ये हमारा 1, 2, 3 और ये चौथा पैराग्राफ है। मिर्जा अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिश रोजगार से बिगड़ गए थे, गर्दिश रोजगार से मुराद बेटा कि हालात के बिगड़ने, हालात बिगड़े, उनके हालात कमजोर हो गए, मुआशी हालात तंग हो गए, तो उनके अक्सर दोस्त भी जो खाने पीने वाले, मुखलिस दोस्त तो नहीं बिगड़ते, जो खाने पीने वाले दोस्त होते हैं वो भी उड़ गए, उन्होंने भी पर लगाकर वहां से उड़ गए। तो कहते हैं कि वो जो गर्दिश रोजगार से बिगड़ गए थे, नहायत शरीफाना तौर से उनसे भी सलूक करते थे, कभी उनको एहसास ना होने देते कि जब मेरे हालात अच्छे थे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा खिलाता पिलाता था। दिल्ली के अमायद में से, अमायद अमीर ख़ानदान में से एक साहब जो मिर्ज़ा के दिली दोस्त थे, बहुत ज़्यादा मुखलिस दोस्त थे, अब 1857 के बाद उनकी भी हालत सकीम हो गई थी, उनकी भी हालत ख़राब हो गई थी, अब उनके भी आमदनी का ज़रिया नहीं था। एक रोज़ वो छींट का फरगल पहने हुए आए। छींट का फरगल से क्या मुराद है कि बहुत कम कीमत का लिबास पहने हुए आए। अब उनके पास जब आए तो उनको देख के मिर्ज़ा गालिब को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ये मेरा वो खां दोस्त है जो बहुत ज़्यादा पहले महंगे लिबास और अच्छे और बेहतरीन और उम्दा लिबास में आया करता था, उनको देखकर बहुत ज़्यादा उन्हें दुख हुआ। अब आगे इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो लेसन है उसमें पढ़ेंगे। आपने बेटा ये सारे जो हमने 3 से 4 पैराग्राफ किए हैं, ये आपने अपने रजिस्टर में लिखने और बोर्ड के हवाले से लिखने हैं कि मैं बोर्ड के हवाले से तशरीह कर रहा हूँ, और फिर गूगल क्लासरूम में आप उनकी पिक्चर्स खींच के मेरे साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।